हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो आप लोग का सोशल साइंस का क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। चूंकि मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है भारत में राष्ट्रवाद, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपका जो सेकंड चैप्टर है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, उसे। और गाइज, ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम के थ्रू काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एक तरह से बोले, बोर्ड एग्जाम के अलावा अगर बाद में चलकर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी करते हैं ना, तो उसके थ्रू भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, ये 4 पॉइंट लिखा है मैंने, हर जगह ये मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। उसी तरह मैंने बहुत सारी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ली है। एक पेज मेरे पास यहाँ पे है। तो चलिए हम बारी बारी से एक एक चीज़ एकदम बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। बाकी आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइस, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोग का सोशल साइंस क्लास 10 का, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का, उसे हमने 2 वीडियो में खत्म कर लिया है। और इसके अलावा मैं बताया था कि अलग मैं छोटी छोटी कुछ वीडियो लाऊंगा, जिसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लाऊंगा, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वो तो मैं लाता रहूंगा। मैंने ये सेकंड चैप्टर भी आप लोग का स्टार्ट कर दिया, तो 2 लेक्चर उसके अभी तक हुए हैं। आप लोग जाकर उसे अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें भी समझ लेते हैं। हम लोग का लेसन का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो ये राष्ट्रवाद क्या होता है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी समझा था। यहाँ देखिए, मैंने ऐसे राष्ट्रवाद को यहाँ पे एज अ डिफिनीशन लिख दिया है, ठीक है। एज अ तो डिफिनीशन हम राष्ट्रवाद का कई तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे जैसे हम लोग के देश में भाई, ये अब हम लोग का तिरंगा है, एक हम लोग का क्या, एक राष्ट्रवाद का प्रतीक है, एक तरह से बोल सकते हैं। इसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है, उसे ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। सिंपल में ये राष्ट्रवाद की आप डिफिनीशन एक तरह से आए आपके बोर्ड एग्जाम में कि राष्ट्रवाद क्या है, तो लिख सकते हो, ठीक है। आगे मैंने कुछ ही अलग चीज़ें लिख दी है, आपको लिखना हो एग्जाम में तो लिख दीजिएगा, नहीं लिखना हो तो मत लिख दीजिएगा। कि राष्ट्रवाद की भावनाओं की जड़ें जमाने के लिए कई प्रतीकों का सहारा लिया जाता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान आदि, ये सब, ठीक है। उसके अलावा देखिए, यहाँ पे आप राष्ट्रवाद का एक तरह से और डिफाइंड इसका मतलब कर सकते हैं डिफिनीशन, कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने का ही सिद्धांत ही राष्ट्रवाद है। ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी डिफिनीशन बेस्ट है, ठीक है। तो आई होप यहाँ आपको राष्ट्रवाद क्लियर हो गया कि राष्ट्रवाद से मतलब क्या है। अब चलिए मेन हम लोग का टॉपिक आता है, उसे हम पढ़ते हैं। देखिए, आप एक शब्द उपनिवेश, जब आप सोशल साइंस क्या मतलब ये आप पढ़ोगे ना, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, तो एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ोगे तो उसमें एक शब्द आएगा उपनिवेश। तो थोड़ा समझ लेते हैं ये उपनिवेश क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कॉलोनी बोलते हैं। देखिए, इसको थोड़ा मैं समझाता हूँ अपने तरीके से। देखिए, जैसे कुछ सालों पहले अंग्रेज भारत में आए थे और भारत में अपनी राजनीति की मदद से या फिर एक तरह से बोले, या फिर हम लोगों पे अपनी सैन्य बल के आधार पे हम लोगों पे क्या किए थे, अधिकार जमा लिए थे, और हम लोग के देश में रहकर हम लोगों पे ही शासन चलाने लगे। तो इस पूरी क्रिया को ही मतलब आकर दूसरे देश के लोग का दूसरे देश में मतलब अधिकार पूर्वक या किसी भी मतलब तरीके से बस जाना ही क्या कहलाता है, उपनिवेश कहलाता है। जैसे यहाँ कॉलोनी लिखा है ना, कॉलोनी मतलब एक कॉलोनी टाइप का, मतलब कॉलोनी मतलब आप हिंदी में जो चीज़ें समझते हो कि ये कॉलोनी अच्छी है, उसी तरह समझिए कि दूसरे देश के लोगों का आकर बस जाना। जैसे अंग्रेज आकर बस जाना तो नहीं, एक तरह से बोलेंगे मतलब आकर रहने लगना, अधिकार जमा लेना, तो वही होता है क्या, उपनिवेश। और इस पूरी प्रक्रिया को ना उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, वही चीज़ हमने लिखा है, जब कोई शक्तिशाली देश किसी गरीब या कमजोर देश पर, देखिए, आर्थिक या राजनीतिक रूप से या सैन्य बल के भी आधार पे हम यहाँ पे मतलब एक ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपना अधिकार कायम कर लेता है, तो उस गरीब या कमजोर देश को उस शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहते हैं। देखिए, उस शक्तिशाली देश का क्या कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं, यानी कॉलोनी कहते हैं इंग्लिश में एक तरह से बोले तो कहा जाता है। और उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद, यानी इस उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो अगर आपके डिफिनीशन एक तरह डिफिनीशन तो नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, ऐसे पूछेगा कि उपनिवेशवाद से क्या तात्पर्य है। तो आई होप
मतलब आप समझ गए कि उपनिवेशवाद क्या है। मतलब उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया को ही उपनिवेशवाद कहते हैं। और उपनिवेश क्या होता है, तो ये तो आप समझ ही गए कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी गरीब या कमजोर देश पर आर्थिक या राजनीतिक रूप से अपना अधिकार कायम कर लेता है, तो उसे उस गरीब देश तो उस गरीब या कमजोर देश को उस शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहा जाता है। बस ये उपनिवेश हो गया, ये उपनिवेशवाद हो गया। अब चलिए कुछ चीज़ है, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। शायद अगर आप अपने मतलब स्कूल में या कोचिंग में पढ़े होंगे तो शायद ये उपनिवेश या उपनिवेशवाद के बारे में न बताया गया हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए एक औपनिवेशिक युग पढ़ लेते हैं। औपनिवेशिक युग क्या है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है 2 नंबर में कि औपनिवेशिक युग से क्या तात्पर्य है। तो देखिए ऐसा युग जिसमें उपनिवेश के स्थापना पर बल दिया गया औपनिवेशिक युग कहलाता है। मतलब ये उपनिवेश बनाने की क्या इसकी बनाने की प्रक्रिया या इसकी स्थापना पर बल दिया गया, उस युग को औपनिवेशिक युग कहा गया। ठीक है, चलिए ये तो सिंपल सा है भाई। जैसे कोई भी जैसे आज हम लोग क्या बोलते हैं कि आज का युग आधुनिक युग है। आधुनिक युग क्या क्या मतलब कि सभी चीज़ों का क्या हो रहा है, पूरी की पूरा आधुनिकीकरण हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यह आधुनिक युग है। तो उसी तरह औपनिवेश मतलब ये उपनिवेश है ना, तो उसका एक उसको बोल दे कि हाँ वो औपनिवेशिक युग था जिस समय उपनिवेश बनाया जाता था। ठीक है, चलिए इस टाइम तो ये संभव नहीं है क्योंकि आप देख रहे हो ना अभी अभी रसिया था, ठीक है, हमला किया था यूक्रेन पे, लेकिन उसके विरोध में काफ़ी सारे देश आ गए। हालांकि ये किया जा सकता है अभी भी, लेकिन जल्द संभव नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हमने चीज़ें कर ली। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट निश्चित है इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, वो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बने या कोई भी बने, लेकिन बनेगा, ये मैं इसकी गारंटी देता हूँ। देखिए रॉलेट एक्ट क्या था, तो रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1919 में, ये चीज़ आप याद रखिएगा, मार्च 1919 में लाया गया एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जी हाँ गाइज, आप लोग याद रखिएगा रॉलेट एक्ट अंग्रेजी सरकार द्वारा मार्च 1919 में लाया गया एक ऐसा कानून था जिसके आधार पर क्या था कि भारतीयों को ना बिना कोई मुकदमा चलाए, ठीक है, बिना कोई मुकदमा चलाए, बिना कोर्ट में ले जाए, केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और लगभग 2 साल की सजा सुनाई जा सकती थी। तो ये भाई काफ़ी बुरा कानून था। ऐसे तो मतलब हम जैसे कोई लोग क्रांति कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो उनको झूठ-मूठ का ले जाकर धरकर जेल में बंद कर दे और बोल दे कि ये गलत काम कर रहा था, मतलब सरकार के थ्रू लोगों को भड़का रहा था और 2 साल की सज़ा स्वयं पुलिस ही सुना दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। तो ये रॉलेट एक्ट ये सीधे अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक तरह से बोले तो मतलब जो भी उस समय मतलब आंदोलन चल रहा था या आंदोलनकारी थे, उनको दबाने के लिए यह कानून लाया गया था। ठीक है, क्योंकि कोर्ट के थ्रू जाते तो कोर्ट में तो ये जो क्रांतिकारी थे हो गए। देखो तो अगर ये केसेस मान लो कोर्ट में जाती तो ये तो क्रांतिकारी भाई थे, आराम से क्रांतिकारी मतलब तो आराम से प्रोटेस्ट कर रहे होंगे कहीं ना कहीं बैठकर। ठीक है, तो क्या करेगी कि अंग्रेजी सरकार मतलब वही अंग्रेज अधिकारी जो होंगे उनको झूठ मूठ का मतलब पकड़ कर ले जाकर जेल में बंद कर देंगे और 2-2 साल की सज़ा सुना देंगे। तो ये मतलब ये रॉलेट एक्ट काफ़ी बुरा कानून था एक तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के विरोध में क्या हुआ था, अब रॉलेट एक्ट के तो बारे में आप अच्छे से समझ गए कि रॉलेट एक्ट ब्रिटिश, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है कि रॉलेट एक्ट क्या था। तो रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1919 में लाया गया एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार भारतीय को बिना मुकदमा चलाए केवल शक के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। और आगे आप और एक्सप्लेनेशन करना चाहते थे तो आप एग्जाम में लिख सकते हो कि और बिना किसी मुकदमा चलाए उन्हें 2 साल की सज़ा भी सुनाई जा सकती थी। ठीक है, इस प्रकार यह मतलब जो कानून था यानी रॉलेट एक्ट काफ़ी मतलब एक तरह से बुरा कानून था। ऐसे आप आगे अगर बनाकर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन नहीं यही बेस्ट है, इतना ही। ठीक है, अब देखिए ये जो रॉलेट एक्ट था ना, इसी के विरोध में क्या हुआ था कि इसी के विरोध में कुछ लोग, ठीक है, आप जानते होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम सुने होंगे। जलियांवाला बाग नामक जगह पे, ठीक है, पंजाब अमृतसर के, ठीक है, पंजाब अमृतसर के शहर में यह जगह है जलियांवाला बाग। ठीक है,
तो वही जलियांवाला बाग नामक जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है? और इकट्ठा होकर इसी का विरोध कर रहे थे, एक तरह से बोले रॉलेट एक्ट का। और उसके अलावा और भी मतलब कुछ मुद्दों पे बात करने के लिए वहाँ लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है? तो क्या हुई कि पुलिस मतलब पुलिस वहाँ पे, और देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। जो वो जलियांवाला बाग जगह था ना, वो चारों ओर से ऐसे घिरा था, ऐसे। और मात्र एक यहाँ से एक गली मतलब थी उसमें अंदर जाने की, ऐसे बीच में। और इधर मान लीजिए पूरा मतलब घर और थे, और बीच में काफ़ी एक मैदान था, और एक ही ये गली थी मतलब इसमें जाने का। और इसमें बहुत सारे लोग क्या थे कि मतलब इकट्ठा हुए थे, और रॉलेट एक्ट का विरोध भी कर रहे थे, और साथ में कुछ मुद्दों पे बात कर रहे थे, कुछ क्रांतिकारी, जैसे कि अंग्रेजों को कैसे यहाँ से भगाया जाए या जो भी चीज़ें हों। तो क्या हुआ कि जो अंग्रेजी पुलिस थी, इसमें से मतलब ऐसे आकर यहाँ चारों तरफ फैल गई, रास्ते को पूरा ब्लॉक कर दिया। और कुछ कारणवश यहाँ अंधाधुंध यहाँ पे गोलियाँ चलने लगी, मतलब अंधाधुंध गोली चलाकर यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मार दिया अंग्रेजी सरकार ने। और इस घटना को मतलब ये चूँकि ये जलियांवाला बाग नामक जगह पे होता, तो इससे बोल दिया जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है? तो ये रॉलेट एक्ट के विरोध में ही मतलब लोग जुटे थे, और उन पे गोलियाँ चल गई और बहुत सारे लोग मर गए। तो इस प्रकार जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 यहाँ पे लिखा कि अंग्रेजी अधिकारी जनरल डायर के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया गया। मतलब उस समय मतलब पुलिस का सबसे बड़ा एक तरह से मतलब अधिकारी बोल सकते हैं, ठीक है? वो कौन था? मतलब एक तरह से बोल सकते जनरल डायर, जो उस समय अंग्रेज अधिकारी था जनरल डायर, उसी ने ये जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था। मतलब उसी ने बोला था कि मतलब गोलियाँ चला दो, एक तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है? तो अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया गया था। अगर ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो आप आई होप कर लेंगे, ठीक है? और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, एक-एक आपको चीज़ें याद करनी पड़ेगी, एक-एक लाइन। उसके अलावा चलिए यहाँ एक पॉइंट है उसको पढ़ लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैमफोर्ड था। देखिए भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैमफोर्ड। ये भी आप याद रख सकते हो। ये 1619 से 21 के बीच था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, ठीक है? तो वायसराय कौन था? लॉर्ड चैमफोर्ड। और जनरल डायर के द्वारा ये जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया गया था, ठीक है? अब चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि 3 जून 1915 में नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है, बांग्ला लेखक और कवि रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा है, उनकी बात की जा रही है कि 3 जून साल 1915 में नोबेल पुरस्कार विजेता बांग्ला लेखक और कवि रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड यानी सर की उपाधि से नवाजा था, ठीक है? लेकिन 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी उसे वापस लौटा दी। इसका मतलब क्या है? देखिए मतलब एक नाइटहुड एक उपाधि थी जिसको अंग्रेजी सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था, ठीक है? लेकिन जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ इसी के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी, यानी जो अंग्रेजों द्वारा इन्हें दी गई थी, उसे इन्होंने वापस कर दिया, ठीक है? तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि किसने मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी अंग्रेजों को। तो ये आप लोग याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है? अब चलिए रविंद्रनाथ टैगोर आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे आगे चलते हैं। देखिए जो रॉलेट एक्ट था ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, हालांकि ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो रॉलेट एक्ट है ना, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब इसके द्वारा, ये एक मान लीजिए एक संस्था है, इसके द्वारा रॉलेट एक्ट मतलब कानून लाया गया था, या इसके द्वारा पारित किया गया था, एक तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा है, क्या लिखा है कि जलियांवाला बाग, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, ठीक है, सॉरी, हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग कर दिया। आप देख रहे हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने अपनी जो केसर ए हिंद की उपाधि थी,
ठीक है, उपाधि का त्याग कर दिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है कि मतलब गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कौन सी अपनी उपाधि मतलब किस उपाधि का त्याग किया था? तो केसर ए हिंद। चलिए आगे चलते हैं। यार काफ़ी गर्मी हो रही है, लाइट भग गई इसलिए थोड़ा मैं परेशान हो रहा हूँ। चलिए मैं मैनेज कर लेता हूँ, आप भी कुछ अगर दिक्कत हो तो थोड़ा मैनेज कर लेना। चलिए, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु हंटर कमीशन की स्थापना किया गया था, हंटर कमीशन का गठन किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किस कमेटी की स्थापना की गई थी? तो वो थी हंटर कमेटी, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कराया था? तो वो कराया था जनरल डायर ने, ठीक है। और उस समय जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड चैमफोर्ड, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कहाँ हुआ? तो पंजाब में, पंजाब के अमृतसर नामक शहर में, और एकदम एग्जैक्टली मतलब जगह की बात करें तो जलियांवाला बाग नामक जगह पे, ठीक है। और इसी का इसका नाम पड़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट भारत में मार्च 1919 में लाया गया था। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हम असहयोग आंदोलन और चौरा चौरी घटना के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे आप केवल मैंने जो पॉइंट लिखा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुआ था, तो 1 अगस्त 1920। यहाँ 1 अगस्त कोई नहीं याद रखता है, 1920 सीधे याद रखा है। तो आप भी याद रख सकते हो कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में होता। और ये असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये तो आप सब जानते हो कि गांधी जी के द्वारा, ठीक है। और चौरा चौरी की घटना कब हुई थी? तो फरवरी 1922 में, ठीक है। चलिए हम आगे अभी डिटेल में पढ़ते हैं। इसको मैं हटा लेता हूँ साइड में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से असहयोग आंदोलन से, ठीक है। देखिए असहयोग आंदोलन क्या था? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया एक ऐसा आंदोलन था जिसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार का अहिंसात्मक रूप से असहयोग करना था। इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 तथा अंत फरवरी 1922 में हुआ था। अब देखिए, यानी लगभग 1 साल तक बोल सकते हैं कि यह आंदोलन चला था। देखिए, असहयोग आंदोलन, ठीक है, 1 अगस्त नहीं, सॉरी 1 साल नहीं, एक तरह से 1 अगस्त 1920 है तो 21, ये 1.5 साल के करीब लगभग बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था? और एक तरह से बोल सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए, असहयोग आंदोलन का यही उद्देश्य था, ठीक है, कि जो अंग्रेजी सरकार है ना, उसका मतलब अहिंसात्मक रूप से, मतलब बिना कोई हिंसा किए उसका विरोध करना। और बिना हिंसा किए हुए कैसे विरोध करना? असहयोग, मतलब असहयोग करना, मतलब सहयोग न करना। मतलब उन्होंने कहा था कि जितने भी मतलब लोग हैं जो अंग्रेजी सरकार चलाने में जैसे मतलब उनकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो उस समय तो बहुत सारे भारतीय भी मतलब अंग्रेजी सेना में शामिल थे। उसके अलावा बहुत सारे मतलब वर्क मतलब करते थे अंग्रेजी सरकार के अंडर में। तो ही गांधी जी ने किया था कि कोई भी उनके लिए कुछ काम मत करो, कोई उसकी हेल्प मत करो, इस प्रकार वह कमज़ोर हो जाएंगे और भारत छोड़कर चले जाएंगे। मतलब इसी विजन को लेकर गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन चलाया था, ठीक है। लेकिन कुछ कारणवश ये 1922 में इसको रद्द करना पड़ा। चलिए आगे पढ़ते हैं कि चौरा चौरी घटना क्या थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। चौरा की घटना क्या थी? देखिए, ये आज भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मतलब ये घटना हुई थी। क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ना कुछ लोगों ने नहीं, बहुत सारे एक तरह से बोल सकते हैं जुलूस निकल रहा था लोगों का, ठीक है। और उस पे जुलूस पे अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी सैनिक जो थे उन्होंने क्या किया था कि उन पे लाठियाँ चार्ज कर दी थी। और उसी के पूरे विरोध में, एक तो पहले से ही लोग गुस्साए हुए थे और लाठियाँ बिना मतलब का इन्होंने चार्ज करवा दिया। उसके विरोध में क्या हुआ था कि मतलब लोगों ने पूरी पुलिस चौकी को ही फूंक दिया, ठीक है। और उसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी, अंग्रेजी पुलिसकर्मी, ठीक है, जलकर मर गए थे। और इसी को नाम दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पे हुआ था, ठीक है। इसीलिए इसका नाम भी चौरा चौरी की घटना पड़ गया। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा जब अभी तक जो मैंने बताया। और यह कब घटना हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। आपको एग्जैक्टली डेट नहीं याद करना है, अगर याद
अगर कर सकते हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो 1922 आप सीधे ऐसे याद रख सकते हो कि चौरा-चौरी घटना 1922 में हुई थी। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक चीज़ दर्शाया है, शहीद स्मारक चौरी चौरा। यहाँ पे आप लोग जाओगे तो ऐसे एक शहीद स्मारक दिखाई देगा। अब ये वाला, ठीक है? अब कहोगे भाई ये शहीद स्मारक क्यों बना है? लोगों ने तो अच्छा ही किया, ये अंग्रेज़ अधिकारियों को फूँक दिया। तो अगर इसके बारे में लोग डिटेल में नहीं जानते होंगे, तो कुछ लोग भरमाएँगे ऐसे कि नहीं, अरे यार ये मतलब किसी को मतलब ज़िंदे जला देना, फूँकना ये अच्छा बात नहीं है। इसीलिए शहीद स्मारक ये बनाया गया है उन लोगों की याद में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शहीद स्मारक जो चौरा-चौरी है उनके याद में नहीं बनाया गया है, जो मतलब मतलब अंग्रेज़ सैनिक जलकर मर गए थे, ठीक है? जब अंग्रेज़ सैनिक जलकर मर गए थे, तो अंग्रेज़ सरकार काफ़ी गुस्सा गई थी और लगभग 19 चुनिंदा लोगों को पकड़कर, देखिए 19 चुनिंदा लोगों को पकड़कर उनको फांसी दे दी थी, ठीक है? क्या की थी? उनको फांसी दे दी थी और उन्हीं 19 लोगों की याद में यहाँ पे ये स्मारक बना है, ना कि वो मतलब 22 मतलब पुलिसकर्मी जी जो मतलब जलकर मर गए थे, ठीक है? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये शहीद स्मारक चौरा-चौरी वाला क्यों बना है। अभी आप जाएँगे ना वहाँ पे एग्ज़ैक्टली, तो देखिए एग्ज़ैक्टली का ये फ़ोटो मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पे। ये पुलिस चौकी है और ये शहीद स्मारक है, साइड में बगल में ये मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए पूरी डिटेल जो मैंने लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में आए कि चौरा-चौरी की घटना से आप क्या समझते हैं, या चौरा-चौरी घटना पर आप टिप्पणी लिखो, तो ऐसे आप लिख दीजिएगा, या इससे छोटा-छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है कि चौरा-चौरी कांड या चौरा-चौरी की घटना कहाँ हुआ था? तो चौरा-चौरी घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था, ऐसे आप लिख सकते हो। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा था, वर्तमान में मतलब यह तहसील बन गया है। पहले यह नॉर्मल एक कस्बा था, अभी यह क्या वर्तमान में तहसील बन गया है। मैंने मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया है, पूरी आपको डिटेल में जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा था ये चौरा-चौरी, जहाँ 4 फरवरी 1922 को भारतीय ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। ठीक है? क्या हुए थे? जिंदा जलकर मर गए थे। अब कहोगे कि ये पुलिसकर्मी छिपे हुए क्यों थे? तो पूरा अगर आप डिटेल में पढ़ोगे ना, तो वही मैंने जो बताया यहाँ पे, मतलब कुछ भारतीय लोगों का किसी चीज़ पे हो सकता है, मतलब अब मुझे एग्ज़ैक्टली मालूम है कि क्यों जुलूस निकला था। मान लीजिए कोई धार्मिक त्योहार ही होगा या कुछ भी हो, जुलूस निकल रहा था। तो उस जुलूस को रोकने के लिए पुलिस वालों ने क्या किया था ना, कि मतलब उन लोगों पे मतलब लाठियाँ चार्ज कर दी थी। मतलब शायद बोल रहे होंगे कि रुक जाओ ये जुलूस मत करो, लेकिन लोग बोल रहे होंगे कि हम क्यों नहीं जुलूस करें। तो उसी पे दोनों में भिड़ंत हो गई होगी और पुलिस ने वहाँ पे लाठीचार्ज कर दी लोगों पे। इस प्रकार लोगों ने मतलब गुस्सा में होकर पुलिस पे ही एक तरह से बोले तो अटैक कर दिया। पूरा पुलिस वालों को मारने-पीटने लगे, इधर-उधर मतलब लफड़ा हो गया पूरा का पूरा। और उसी में क्या हुआ कि मतलब 22 जो मतलब बहुत सारे पुलिसकर्मी मतलब जाकर अंदर थाने में ही छिप गए थे, ठीक है? कि लोगों के हाथ में ना आए, नहीं तो फिर तो वो पीट देंगे। तो फिर क्या हुआ कि लोग पुलिस चौकी को ही डरा दिए। तो उसमें से मान लीजिए जो भागने में कामयाब हो गया वो तो भाग गए, लेकिन मतलब 22 जलकर मर ही गए। तो वही मतलब यहाँ पे पूरा ये डिटेल एक तरह से हम बोले तो मतलब मैंने चीज़ें आपको बता दी पूरी डिटेल में। तो चलिए हम यहाँ तक पढ़ लिए, तो वर्तमान में कस्बा था जहाँ 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें उसमें छिपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद 19 लोगों को पकड़कर ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी और उनकी याद में ही यहाँ एक शहीद स्मारक आज खड़ा है। ये शहीद स्मारक जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है? तो देखिए ये शहीद स्मारक जो 19 लोगों को फांसी दी गई थी, उनके याद में यहाँ पे खड़ा है। ऐसा नहीं कि वो पुलिस जो 22 पुलिस कर्मचारी जो मुए थे उनके याद में, ठीक है? चलिए आगे हम चलते हैं। अब आप लोग कहोगे कि यार ये मतलब 22 पुलिसकर्मियों को मार दिए थे वहाँ, मतलब जो इंडियन लोग थे, मतलब 22 अंग्रेजी पुलिस वालों को, तो ये कहाँ अच्छा बात है? तो अच्छा बात काहे नहीं है भाई? इतना अत्याचार कर रहे थे भारतीय लोगों पे उस समय, आप भी रहते तो वही करते। तो चलो आगे चलते हैं। आई होप आप लोग ये चौरी चौरा की घटना जो है इसको डिटेल में अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं।
आगे कुछ चीज़ें याद रख लेते हैं। ये याद रखने वाली चीज़ है कि प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। आप ये अगर ये वाला डेट नहीं याद रख सकते हो तो आप ये सीधे-सीधे ये सन याद रख लीजिएगा, 1914 से 1918 तक चला था। हालाँकि आप ये याद कर लीजिएगा क्योंकि ये कई जगह आता है डेट वाइज़ ऑप्शन में, तो ये इम्पोर्टेंट है। आप डेट वाइज़ ही याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। 18 तक चला था। 4 साल 3 महीने और 2 हफ्ते तक चले इस युद्ध में करीब 30 देश शामिल थे। कितने देश थे? 30 देश शामिल थे। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने विकिपीडिया में प्रथम विश्व तथा द्वितीय विश्व युद्ध पीडीएफ द्वारा एनालिसिस। तो ये चलिए मैं एनालिसिस नहीं कराता हूँ, आप कर लीजिएगा जाकर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और मतलब उसमें जाने से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। ये सीधे नंबर आप याद कर लीजिएगा, 18 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक मतलब ये युद्ध चला था, यानी 4 साल 3 महीने लगभग 2 हफ्ते तक यह युद्ध चला था, जिसमें लगभग 30 देश शामिल थे, ठीक है। उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। इस युद्ध में करीब 70 देश शामिल थे, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? तो आई होप आप जानते होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ देखिए एक संस्था है, एक तरह से बोल सकते हैं, जो विश्व में मतलब जो भी युद्ध होंगे उनको रोकने के लिए एक तरह से बोल सकते हैं। ये मतलब उस समय, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये संस्था बनाई गई थी। लेकिन आज यह मतलब काफ़ी एक तरह से बोले तो मतलब इसका प्रभाव नहीं रह गया है, क्योंकि अभी देख रहे हो रूस यूक्रेन में युद्ध हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ रोक पाया। तो मतलब ये युद्ध एक तरह से रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक संस्था बनाई थी, जो पहले काफ़ी मतलब क्रियाशील थी, लेकिन अब ये काफ़ी निष्क्रिय एक तरह से हो गई है, क्योंकि देखा जा रहा है कई जगहों पे ये काफ़ी विफल हो रही है, ठीक है। ये अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए आगे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। आगे देखते हैं, देखिए ये एक फ्लू के बीमारी के बारे में देख लेते हैं। ये आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक फ्लू मिलेगा। तो फ्लू एक संक्रमण सांस की बीमारी है। यह इन्फ्लुएंजा वायरस, यहाँ पे देख सकते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, जो नाक, गले और कभी कभी फेफड़ों को संक्रमित कर देता है। इससे मतलब जुकाम टाइप का, बुखार टाइप का हो जाता है, और कभी कभी मतलब क्रिटिकल केस में जो पेशेंट्स होता है उसकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो फ्लू क्या है? एक संक्रमण सांस की बीमारी है जो इन्फ्लुएंजा नामक वायरस से होता है। तो आप ये याद रख सकते हैं, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक नया शब्द, यहाँ नया शब्द कर है, और आपकी एनसीईआरटी की बुक में ऐसे मतलब ये उसका मैं मतलब यहाँ पे ऐड किया हूँ, उसी का मतलब एक तरह से मैं शॉर्ट लेकर। तो देखिए जबरन भर्ती ये शब्द है। जबरन भर्ती का क्या मतलब है? कि इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारत के लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। ये जबरन भर्ती का यही मतलब अर्थ है। ऐसे मतलब आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जबरन भर्ती का क्या अर्थ है, या जबरन भर्ती का क्या मतलब है। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अंग्रेजी सरकार भारत के लोगों को जबरन भर्ती कर लेती थी, वही जबरन भर्ती है, बस और कुछ नहीं। अब देखिए एक शब्द है दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष का मतलब क्या है, या दुर्भिक्ष का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये एनसीईआरटी की बुक में एक शब्द है, ये भी आप लोग का इसका मतलब मैं समझाता हूँ। देखिए ऐसा समय देखिए दुर्भिक्ष का तो ऐसे मतलब है जैसे यहाँ पे मतलब भिक्षा मतलब मुश्किल से भिक्षा मिलना, वाक्यांश के लिए सही शब्द है दुर्भिक्ष। मतलब क्या है कि ऐसा समय जिसमें भिक्षा या भोजन बहुत कठिनता से मिले, बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना, वाक्यांश के लिए सही शब्द दुर्भिक्ष है। ऐसी हालत अकाल के समय होती है। इस समय कुपोषण, भूखमरी, महामारी और मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि दुर्भिक्ष ना मतलब शब्द का मतलब है मतलब एक तरह से ऐसी स्थिति इसमें भिक्षा भी ना मिले, आप किसी से कुछ मांगो। जैसे इस टाइम तो देखते हो आप मतलब आप लोग के हो सकता है घर मतलब बहुत सारे लोग मांगने आते हैं, मतलब चावल या जो भी चीज़ें हो आप लोग के पास, आप थोड़ा थोड़ा निकाल कर उनको दे देते हो, लेकिन अभी बिना हिचक का हम दे देते हैं। लेकिन दुर्भिक्ष एक तरह से बोले ना तो एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा समय काल जहाँ पे भिक्षा भी देना मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता था, क्योंकि उस समय काफ़ी कुपोषण, भूखमरी, महामारी और अकाल का समय मतलब होता था। तो वही दुर्भिक्ष का मतलब एक तरह से बोल सकते, एक ऐसा समय जिसमें भिक्षा या भोजन बहुत कठिनता से मिले, बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना, वाक्यांश के लिए सही शब्द दुर्भिक्ष है। ऐसे दुर्भिक्ष का और कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, मैंने इसी तरह इसको ऐड कर दिया है कि आपको समझा दूँ, ठीक है।
बाकी इस तरह से हम लोग का आज का यह लेक्चर कंप्लीट होता है, आज की यह वीडियो कंप्लीट होता है। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी, खासकर ये चीज़ें रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन और चौरा चौरी की घटना, ये चारों की चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में आप बिल्कुल सारी चीज़ें डिटेल में याद कर लीजिएगा, एक भी चीज़ें मत छोड़िएगा, ठीक है। बाकी हम रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में इसकी, ठीक है। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए, और अपने सारे दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और बाकी मैं लिंक डाल दूंगा अदर वीडियो का, इस मतलब जो भी जैसे फर्स्ट चैप्टर की हैं उनका, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो ये हम लोग का भैया नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आप यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में आसानी से जुड़ जाएंगे, जहाँ आपको PDF स्टडी मटेरियल, वीडियोज का लिंक सभी मिलती रहती है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।